हेलो फ्रेंड्स, अद्वैत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें हम लोग आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन को देख रहे थे। तो मैंने बताया था इसके अंतर्गत इन्होंने 3 उत्थान रखे हैं, ठीक है। तो प्रथम उत्थान का प्रकरण 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्रथम उत्थान के प्रकरण 2 को यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसका नाम है गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा शुरू होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उनका बंगला में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे। उन्होंने बंगला में ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। तो यानी कि वो प्रेरित किससे हुए? तो बंगला भाषा में जो ये नाटक वगैरह लिखे हुए थे, उपन्यास, उससे ये प्रेरित हुए और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुविधा के लिए मैंने जो भी संवत में था उसको यहाँ पे सन में भी कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ जहाँ जो जरूरी लगा मुझे। तो विद्या सुंदर नाटक जो है वो 1868 ईस्वी में आया था, तो इसको आप लोग ध्यान देते चलेंगे। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। यानी कवि वचन सुधा जो है वो 1868 की है, ध्यान में रखने की बात है। संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्रिका हो गया, ठीक है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्रिका हो गया 8 संख्याओं के बाद, ठीक है। 1873 में आई थी ये। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, ठीक है। कालचक्र में ये बात लिखी गई है, नए हिंदी जो है नए चाल में ढली सन 1873 में। इस हरिश्चंद्र हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार किए थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हूँ। उस समय की हिंदी में न दिक दिक अशांति थी, न कांदना सिहरना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेने और स्वार्थ लेना। तो फ्रेंड्स, ये लाइन मुझे इम्पोर्टेंट लगी, कभी एग्जाम में आकर पूछी जा सकती है, किसकी लाइन है ये। आगे है, मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, यानी हरिश्चंद्र की रचना है 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों लोग चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 यानी कि 1874 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी निकाली थी, ठीक है, यहाँ पर होगा निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली।
इसके पहले ही संवत 1930 यानी कि 1873 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे कसे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शिव प्रसाद जी थे ये उर्दू वगैरह का प्रयोग ये ज़्यादा करते थे, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के विभाग में थे, तो इनको मतलब उनके दबाव में या जैसे भी इन्हें करना पड़ता था, उर्दू का प्रयोग ये ज़्यादा करते थे। तो उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि ये ज़्यादा खुशामद करते थे ये अंग्रेज़ों की, तो उस पर ही इन्होंने छींटे कसे हैं। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के अंतर्गत ये बात है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। भारत के प्रेम में मतवाले देश हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसका कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखने की है। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे, यानी कि ये जो नहुष नाटक है और जो आनंद रघुनंदन है ये दोनों ब्रज भाषा के नाटक हैं, हिंदी के नहीं माने जाएंगे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं, देखिए कौन कौन से हैं। मौलिक नाटक के अंतर्गत है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विषय विष्मोदनम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। तो ये सारे मौलिक नाटक के अंतर्गत हैं। सती प्रताप इसमें से अधूरा रह गया था। अनुवादित जो नाटक थे वो विद्या सुंदर थे, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। तो ये सारे अनुवादित हैं। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। शुक्ल जी की लाइन है ये। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों से ली है, यानी कि जो सामग्री ली है वो कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विषय विष्मोदनम देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। तो फ्रेंड्स, इनके किस नाटक में क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको एक बार ध्यान में रखना जरूरी है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया है। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़िए अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोन्मुखी विकास की ओर वे बराबर दत्तचित रहे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस कवि थे। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई देते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हरिश्चंद्र की श्रेणी में। तो फ्रेंड्स, ये लाइन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आई हुई लाइन है। ये किसके बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी? एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है।
साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगें। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। ये लाइन भी वैसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, प्राचीन नवीन के उस संधि काल में, ठीक है, जैसी यहाँ से लेकर के इसमें संदेह नहीं था। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, बाबू ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। तो फ्रेंड्स, ये सारे नाम इसलिए मैंने यहाँ पर डाले हैं ताकि पता रहना चाहिए कि ये लोग भारतेंदु युग के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटिका का अंश देखिए, ये चंद्रावली नाटिका से लिया गया है। झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोक और हाथ उठाकर लोगों को विश्वास दिया, आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। तो इस तरीके की भाषा चंद्रावली नाटिका में है। जहाँ चित्त के किसी स्थायी शोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं पर अन्वय जटिल नहीं, जैसे प्रेम योगिनी में सूत्रधार के इस भाषण में। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भागवत, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो। तो ये इस तरीके की भाषा इन्होंने लिखी है प्रेम योगिनी में। आगे है, तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का भी कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बढ़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग भेद सिंचित केश राशि, कृत्रिम कुंतल जूट, मिथ्या रत्नाभरण, विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटिदेश कसे निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर फर कल की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती हैं, तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही मेरे दुख का कारण होती है। पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं। शुक्ल जी की लाइन है ये कि भारतेंदु की ये असली भाषा नहीं है। उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सारी जो बातें हैं मैंने इसलिए डाली हुई हैं कि इन्होंने किस जगह पे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, ताकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद आपको ये पाठ पढ़ने की कमी ना रह जाए, पहली बात। और दूसरा कि भारतेंदु की भाषा किस तरीके की थी ये भी आप इसी वीडियो में एक बार देख लें। कभी गलती से भी एग्ज़ाम में ऐसी कोई लाइन आ करके पूछ ले कि ये किसकी लाइन है या इनके किस नाटक से संबंधित है, तो एक बार आप पढ़े रहेंगे तो वो सही रहेगा। आगे हैं प्रताप नारायण मिश्र,
फ्रेंड्स, इन लोगों का जो जन्म काल है वो मैंने सन में इसको यहाँ पे कर कर के लिख दिया है। प्लीज़ आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान देते चलें। और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने हर वीडियो में इन लोगों का जो जन्म काल है वो डालती जा रही हूँ इनके नाम के आगे, ताकि बार बार जब नज़र के सामने कोई चीज़ आती है तो वो बिना याद किए, बिना प्रयत्न के भी याद हो जाती है। तो प्लीज़ आप इस पे ज़रूर ध्यान देते चलें कि इन लोग का जन्म काल क्या है। प्रताप नारायण मिश्र है, इनका 1856। ठीक है, भारतेंदु का 1850 था। ध्यान में रखना है 1856, और सिर्फ जन्म काल ही पूछा जाता है, आप लोग को भी पता होगा, तो बस उस पे ही ध्यान देना है, इतना बहुत है एग्जाम के लिए। और इनकी मृत्यु हुई थी 1894 में। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। तो ये लाइन ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी ने ये लाइन किसके संबंध में कही है। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता विलक्षित होती है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती थी। इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें, बैसवारे जगह का नाम है, ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो पर उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। लेख हर तरह के निकलते थे। देश दशा, समाज सुधार, नागरी हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषय की अनेक रूपता का पता चलता है, जैसे घूरे का लत्ता बीने, कनातन के डौल बांधे, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध, भाव। तो इस तरीके के प्रकरण शीर्षक होते थे इनके, और इसके अंतर्गत ये लिखते थे, तो थोड़ा अलग सा है, याद हो जाएगा आराम से। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। प्रताप नारायण जी ने फुटकर गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे हैं। कली कौतुक रूपक, ये तो अभी जल्दी ही फ्रेंड्स पूछा गया था एग्जाम में कि ये किसका नाटक है। तो कली कौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया है। ठीक है, इस नाटक के अंतर्गत ये बातें हैं। संगीत शाकुंतल लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण मिश्र जी ने भारत दूरदर्शा नाम का नाटक भी लिखा था। ठीक है, हठियाम्बे रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। ठीक है, हठियाम्बेर में क्या है, तो रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त है। गो संकट नाटक और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुहारी नामक उनका एक प्रहसन भी है। तो ये सारे नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। गो संकट नाटक हो गया, कली प्रभाव, जुआरी खुहारी, ये सब महत्वपूर्ण है। आगे हैं बालकृष्ण भट्ट, 1844 से 1914। इन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते थे। तो फ्रेंड्स, गद्य की वीडियो में हम लोगों ने देखा था इनकी भाषा किस तरीके की थी। इनका कहना था कि हर जगह से भाषा को लेकर के, हर भाषा के शब्द को लेकर के अपनी भाषा को और बढ़ाना चाहिए। तो ठीक खड़ी बोली तो ये ऐसे भी नहीं प्रयोग कर सकते थे, तो वही बताया जा रहा है। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता था कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नव शिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य, यहाँ पर गद्य होगा, गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। तो इसको हम लोगों ने देखा था
जो वीडियो मैंने डाली थी निबंध की, उसमें मैंने देखा था प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, एडिशन कह रहे हैं, और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कह रहे हैं। ठीक है, हिंदी का एडिशन और स्टील। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। तो ये सब बालकृष्ण भट्ट का है। उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों के अनुवाद भी निकाले थे। सन 1886 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देकर की थी। यानी कि जो और पत्र पत्रिकाएं थी उसमें लाला श्रीनिवास दास का ये जो संयोगिता स्वयंवर नाटक है उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा लिखी हुई थी। तो उसकी ही सच्ची समालोचना, यानी कि उसमें जो भी त्रुटि थी उसको भी सामने रखते हुए इन्होंने सच्ची समालोचना नाम शीर्षक से उसकी समालोचना की, जिसमें उसकी प्रशंसा के साथ उसमें जो कमियां थी उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक समालोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को समझना चाहिए, यानी कि प्रेमघन को और बालकृष्ण भट्ट को। ये हिंदी में आलोचना का सूत्रपात इन दोनों से हुआ, ऐसा मानते हैं। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, इनका है 1855 से 1922। इनकी शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे हो गए, यहाँ पर पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक 1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। ये कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपने उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है, यानी नाटक तो खड़ी बोली में है लेकिन सीता की भाषा जो है वो ब्रज है। वीरांगना रहस्य महानाटक, इसका एक और नाम है वैश्या विनोद महानाटक। दुर्व्यसन ग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बिनी में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है, और यह भी जरूरी नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हों। ठीक है। बाद में उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। आगे हैं लाला श्रीनिवास दास, 1851 है इनका जन्मकाल। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में इनका भी एक विशेष स्थान था। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं। प्रहलाद चरित 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसके संवाद अतिरोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। तप्ता संवरण नाटक सन 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1883 ईस्वी में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। ठीक है, पहले मैगजीन में आया, बाद में इसको पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण में तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया।
यानी कि ये जो संवरण है वो तप्ता के ध्यान में लीन था, तो इस वजह से उसने गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदय होकर दया आ गया उनको, सदय होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही तुम्हें उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहले पहले यह नाटक संवत 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इसकी सामान्य कथानुसार पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है। यह दुखांत नाटक है। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन न था। इसकी अधिक चर्चा का यह भी एक कारण था। तो ये बात ये ध्यान में रखने की है कि दुखांत नाटक रणधीर और प्रेम मोहिनी को माना गया है। लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा है। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। परीक्षा गुरु का कुछ अंश देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान में रखने की है कि इन्होंने नाटक लिखा है और उपन्यास लिखा है, क्योंकि एक बार अभी एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि लाला श्रीनिवास दास ने इसमें से किस किस विधा के अंतर्गत लिखा है। ठीक है, तो वो नाटक और उपन्यास इन्होंने लिखा है। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकारादि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणाधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, देखिए, परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की भाषा इन्होंने परीक्षा गुरु में लिखा है। ऊपर के उदाहरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। खैरियत हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ। आगे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, 1857 है इनका। भारतेंदु जी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की सी तबियत रखने वाले विजय राघव गढ़ के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। वे शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे, जहां उनका भारतेंदु के साथ मेलजोल हुआ। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया, उसकी सरसता निराली है। तो यानी श्यामा स्वप्न जो है इनका है। आगे बाबू तोताराम, ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1804 में और मृत्यु दिसंबर 1902 में हुई। फ्रेंड्स, इनके जो जन्म से संबंधित चीजें हैं उसमें थोड़ा सा मुझे संशय हो रहा है, वो समझ में भी नहीं आ रही है चीजें। इनका जो जन्म है वो संवत 1804 है। इसको जब हम लोग सन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1747 के आसपास आता है। ठीक है, और मृत्यु जो दी है वो 1902 है। ठीक है, और इसको जब हम लोग सन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1845 के अराउंड आएगा। तो अगर इनकी मृत्यु 1845 में हो गई तो फिर ये किस तरीके से भारतेंदु जी के साथ में काम किए, उनके समसामयिक कैसे माने जा सकते हैं, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और इनका अगर आप जन्म काल देखिए, ये संवत में दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग सन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1747 आता है। तो ये काफ़ी पहले के हो गए।
तो ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर 1747 से इनका जन्म काल है तो फिर मतलब ये भारतेंदु के समकालीन तो नहीं माने जा सकते। लेकिन जबकि आगे में ये ऐसा लिखा है कि इनके साथ देने वालों में थे, भारतेंदु के साथ देने वालों में थे, तो इनका जो जन्म काल है वो और मृत्यु उनका इनका क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें संशय है। अगर आप लोगों को कहीं से कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। पुस्तक में बिल्कुल ऐसे यही लाइन दी हुई है, इस वजह से मैंने यहाँ पर डाला ताकि एक बार आप लोगों का भी ध्यान इस पर जाए। आगे है, बीए पास करके ये हेड मास्टर हुए, पर अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालने लगे। तो इन बाबू तोताराम का पूछा जो जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत बंधु पत्र के संपादक तो तोताराम, ठीक है। हिंदी का हर एक प्रकार से हित साधन करने के लिए जब भारतेंदु जी खड़े हुए उस समय उनका साथ देने वालों में ये भी थे। तो इसका मतलब है कि इनका जन्म और मृत्यु का ये जो समय सही नहीं दिया हुआ है। इन्होंने भाषा संवर्धिनी नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में थे। उनमें उसमें कीर्ति केतु नाम का एक नाटक भी निकाला था। ये जब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी सभा के सहायतार्थ अर्पित की थी, जैसे केटो कृतांत नाटक, स्त्री सुबोधिनी, और इनकी भाषा जो है वो साधारण है। आगे हैं पंडित केशवराम भट्ट, इनका है 1854। भट्ट जी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे जिनके पूर्वज बिहार में बस गए थे। उनका जन्म संवत 1911 में और मृत्यु 1961 में हुई। उनका संबंध शिक्षा विभाग से था। कुछ स्कूली पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने सज्जाद सुम्बुल और शमशाद सौसन नाम के 2 नाटक भी लिखे, जिनकी भाषा उर्दू ही समझिए। संवत 1929 में उन्होंने बिहार बंधु निकाला था और 1931 में बिहार बंधु प्रेस खोला था। तो इनका जो याद रखना है वो केशवराम भट्ट का बिहार बंधु है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब है पंडित राधाचरण गोस्वामी, इनका 1858। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। तो इनका याद रखना है कि राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु नाम का पत्र है, ठीक है, वृंदावन से। इन्होंने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। इसमें सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सती चंद्रावली की कथावस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने बिरजा, जावित्री और मृण्मयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंग भाषा से किए हैं। तो इनका जो है बस ये नाटक याद रखना है और जो इनका जो पत्र है भारतेंदु नाम का वो ध्यान में रखना है। पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, 1858। यह संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। अवतार मीमांसा आदि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने बिहारी के पदों के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। गद्य रचना का विवेचन इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता जैसे पावस पचासा के अतिरिक्त इन्होंने, यानी कि पावस पचासा इनकी है, के अतिरिक्त इन्होंने गद्य, काव्य, मीमांसा आदि अनेक गद्य की पुस्तकें भी लिखी। ब्रजभाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था से ही करते थे, जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रजभाषा में एक ललिता नाटिका लिखी थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंने गो संकट नाटक लिखा, जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथावस्तु रखी गई है। आगे हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, 1850, यानी भारतेंदु के साथ के हैं ये। इन्होंने गिरती दशा में हरिश्चंद्र चंद्रिका को संभाला था और उसमें अपना नाम भी जोड़ा था। इनके रंग ढंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान समझते थे। कविराज श्यामल दास जी ने जब अपने पृथ्वीराज चरित्र ग्रंथ में पृथ्वीराज रासों को जाली ठहराया था, तब इन्होंने रासो संरक्षा लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। आगे हैं पंडित भीमसेन शर्मा। इन्होंने आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्रिका निकाला था। भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था। संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नाम का
एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी। जैसे दुश्मन को दुश्मन, सिफारिश को शिक्षा, क्षिप्राशिष, चश्मा को चश्मा, शिकायत को शिक्षायत्न इत्यादि। उनका विचार सचमुच बहुत अलग था। आगे हैं काशीनाथ खत्री 1849। ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान में रखना, काशीनाथ खत्री जो है भारतेंदु से 1 साल बड़े थे। ठीक है, ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे। नीति, कर्तव्य पालन, स्वदेश हित ऐसे विषयों पर ही लेख और पुस्तक लिखने की ओर उनकी रुचि थी। शुद्ध साहित्य कोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम है, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं उसको शुक्ल जी साहित्य कोटि में, शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं रख रहे हैं। ये 3 पुस्तकें उल्लेख योग्य हैं: ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, 3 ऐतिहासिक और बाल विधवा संताप नाटक। बहुत महत्वपूर्ण इनकी बातें नहीं है, लेकिन इनका जो जन्म काल है वो थोड़ा ध्यान में रखने का है, क्योंकि अब जो है कि बहुत प्रसिद्ध लोगों को ही नहीं रखा जा रहा है। जन्म वाला जो मिलाने का क्वेश्चन आता है वो उस टाइप का हो गया। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको भारतेंदु व प्रताप नारायण इन्हीं लोगों को पूछते हैं, ऐसा नहीं है। 1-2 ऐसों को भी डाल दे रहे हैं जिन पर अभी तक बहुत ध्यान नहीं दिया गया था। आगे हैं राधा कृष्ण दास 1865। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप पूरा किया था। इन्होंने पहले दुखनी बाला नाम का एक छोटा सा रूपक लिखा था जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो दुखनी बाला इनका है, ये ध्यान में रखना है। सती प्रताप को इन्होंने पूरा किया था। इसमें जन्मपत्री मिलान जो होता है वो बाल विवाह, अपव्यय आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, जिसकी रचना चित्तौड़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई के समय की पद्मिनी वाली घटना को लेकर है। इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप, या फिर इसको राजस्थान केसरी भी कह सकते हैं, महाराणा प्रताप है, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ था। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ। इस नाटक में अकबर का हिंदुओं के प्रति सद्भाव उनकी कूटनीति के रूप में प्रदर्शित है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नाम का एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, निस्सहाय हिंदू। आगे है कार्तिक प्रसाद खत्री 1851। हिंदी का प्रेम इनमें अधिक था। 20 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकत्ता से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया था। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 की संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा न हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले। कार्तिक प्रसाद खत्री का रेल का विकट खेल, ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं फ्रेडरिक पिंगॉट। इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं, बाल दीपक और विक्टोरिया चरित्र। बाल दीपक जो है वो बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का कुछ अंश देखिए किस तरीके का ऐसा लिखते थे भाषा ये। हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैली ना होने पावे, बिगड़े नहीं, फट न जाए, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना उंगली के तले दबकर फट न जाए। तो इस तरीके की भाषा थी पिंकॉट साहब की। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिंकॉट साहब ने ब्रज भाषा गद्य में लिखी थी, जो नीचे दी जाती है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को इन्होंने लिखा था, किस तरीके से लिखा था ब्रज भाषा में। बैस बंस अवतंस श्री बाबू हरिश्चंद्र जू, क्षीर नीर कलहंस टुक उत्तर लिखी देव मोही, पर उपकार में उदार अवनी में एक, भाषत अनेक यह राजा हरिश्चंद्र हैं, विभव बड़ाई विपु वसन विलास लखी, कहत यहाँ के लोग बाबू हरिश्चंद्र हैं। तो इस तरीके की भाषा इन्होंने पिंकॉट साहब ने लिखी थी ब्रज भाषा में। प्रचार कार्य, किस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में देखते हैं। भारतेंदु के समय से ही साहित्य निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के सम्यक प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थी। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी। इससे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी, या तो वो उर्दू और अंग्रेजी दोनों पढ़ते थे या सिर्फ उर्दू पढ़ते थे।
शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में भारी सभा हुई थी, जिसमें भारतेंदु का एक बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहां जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर बलिया में जो इनका व्याख्यान हुआ था, तो ये भारतवर्षोन्नति किस प्रकार से हो सकती है, ये हम लोगों के सिलेबस में भी है, तो उसकी ही यहाँ पर बात हो रही है। बलिया में वही हुआ था, उसका वही व्याख्यान उन्होंने दिया था। इसी प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते फिरते थे। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी कौन कहते थे? प्रताप नारायण मिश्र। कई स्थानों पर हिंदी प्रचार के लिए सभाएं स्थापित हुई। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई, तब उसे बहुत कुछ अपनी शक्ति प्रचार के काम में लगानी पड़ी थी। भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत ज्यों ज्यों हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई, त्यों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। 1893 ईस्वी में, ठीक है, में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव प्रसाद सिंह मुख्य थे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। और ये 3 लोग प्रमुख रूप से इसमें शामिल थे। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होकर बराबर इसे अनेक उद्योग धंधों में तत्पर करते रहे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। तो ध्यान में रखने की बात है, जो शुरू किया था उन तीनों लोगों ने किया था, और जो प्रथम सभापति थे वो राधा कृष्ण दास ही हुए। इस सभा के 2 उद्देश्य हुए, नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की है। हो सकता है कभी एग्जाम ऐसा आ जाए कि शुक्ल जी के अनुसार जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसके क्या क्या उद्देश्य थे, और 4 लाइन में ऑप्शन करके दे दे, तो ये 2 इसमें से सही रहेगा। नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि, ये नागरी प्रचारणी सभा का मेन उद्देश्य यही दोनों था। बाबू हरिश्चंद्र जब बलिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वहां गए थे, तब कई दिनों तक वही धूम रही। हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और देवाक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए थे। देवाक्षर चरित्र जो है वो पंडित रविदत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन था, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। यानी उर्दू लिपि की क्या गड़बड़ी है उसमें, उसको उन्होंने रविदत्त शुक्ल जी ने अपने देवाक्षर चरित्र में दिखाया। भारतेंदु के अस्त होने के पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। ये मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे। अपनी धुन के ये ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी, और आप सन्यासी होकर नागरी प्रचार का झंडा हाथ में लेकर चारों ओर घूमने लगे। मिलने पर प्रणाम, जयराम आदि के स्थान पर लोग इनसे जय नागरिकी कहा करते थे। इन्होंने संवत 1951 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा था। नागरी प्रचारणी सभा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई हुई नागरी के उद्धार में लग गई। 1952 में संवत 1952 में जब इस प्रदेश के छोटे लॉर्ड सर एंथनी मैकडॉनल्ड काशी में आए, तब सभा ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और सरकारी दफ्तरों में नागरी को दूर रखने से जनता को जो कठिनाइयां हो रही थीं और शिक्षा के सम्यक प्रचार में जो बाधाएं पड़ रही थीं, उन्हें सामने रखा। जब उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया, तब से बराबर सभा, व्याख्यानों और पर्चों द्वारा जनता के उत्साह को जागृत करती रही। यानी कि ये जो सभा थी वो जनता को उत्साहित रखती थी हिंदी भाषा के प्रति। न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए। अंत में संवत 1957 में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए इस उद्योग का फल
प्रकट हुआ और कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। यानी कि कचहरी में जो हिंदी भाषा का नागरी लिपि की बात कब से हुई, वो 1957 संवत 1957। इस सभा ने अपने 35 वर्ष के जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल की तीनों अवस्था देखी है। जिस समय यह स्थापित हुई उस समय भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित प्रथम उत्थान की ही परंपरा चली आ रही थी। वह प्रचार काल था। नागरी अक्षरों और हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बाधाएं थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक कवियों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविता भी मिल जाएगी, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता नागरी तेरी यह दशा। नूतन हिंदी साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा हंसता खेलता सामने आया था। भारतेंदु के सहयोगी लेखकों का वह मंडल किस जोश और जिंदा दिली के साथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर गया, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछे घर संभालने की चिंता और व्यग्रता के कुछ चिन्ह हिंदी सेवक मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। भारतेंदु जी के सहयोगी अपने ढर्रे पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर उनमें वह तत्परता और उत्साह नहीं रह गया था। यानी कि बाद में जब देखिए यहाँ पर है, सभा की स्थापना हुई उसके बाद उन लोगों को अपने घर को संभालने की भी चिंता होने लगी, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकवास के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य सेवा ग्रहण की थी, वे ही अब प्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति रखते हुए अपने कार्य में तत्पर दिखाई देते थे। उनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे थे। यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था, जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए। तो फ्रेंड्स, प्रकरण 2 हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। काफी लंबा प्रकरण था, इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी सबको मैंने यहाँ पर लेकर के वीडियो बनाया है। अगर भी मेरी वीडियो को देखने के बाद आप लेसन नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप बेफिक्र रहें, कुछ भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो छूट रही है, तो हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम लोग प्रकरण 3 को देखेंगे, जो कि द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा गया है। सुनने के लिए धन्यवाद।